हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है रघुवंशी नीट कैप्सूल क्लासेस में। मैं अपना सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट एनालिसिस लेके आया हूं और हम यहां पे जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वादा किया था कि सेकंड में हम लोग ज़्यादातर पीरियोडिक ट्रेड और स्पेशली फॉर आयनेशन एनर्जी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयनेशन एनर्जी का पहले तो हम फैक्टर्स देखेंगे और फैक्टर्स के बाद कैसे, और ज्यादातर हम फिलहाल आपको बता दें कि हम ज्यादातर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के आयनेशन एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आयनेशन एनर्जी टॉपिक में जो फर्स्ट चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा होगा फैक्टर। फैक्टर की अगर हम बात करें, फैक्टर, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फैक्टर लेके चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो आयनेशन एनर्जी की आपका उनको इफेक्ट कर सकते हैं या उनको वेरी कर सकते हैं। फैक्टर से पहले एक दो चीज मैं आपको और बता दूं कि जो पीरियोडिक ट्रेड होती है, ठीक है, जो आपकी पीरियोडिक ट्रेड होती है वो पीरियोडिक ट्रेड कुछ इस तरीके से होती है कि आप जानते हो कि एक एज्यूम कर लो कि ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है। कुछ इस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक ट्रेड में या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, या हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर हम टॉप टू डाउन की बात करेंगे। ठीक है, या तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या टॉप से डाउन जाएंगे। तो यही हमारा प्रोसीजर होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या टॉप टू डाउन आ रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इसको हम पीरियोडिक ट्रेड में एक्चुअली में हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे फैक्टर की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम जनरली एक फैक्टर की बात करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा वो, पहले फैक्टर को हम ले लेते हैं पहला एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो एटॉमिक साइज का हम देखेंगे कि कैसे यह इफेक्ट करता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो हमारा होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो ईएनसी होती है, ईएनसी जिसको हमने थोड़ा सा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इन प्रीवियस क्लास में कि ईएनसी इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो किसी भी एटम पे लगा रहा होता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ईएनसी की वैल्यू बढ़ रही होती है, और ईएनसी जब किसी एटम पे लगता है तो एटम क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, सिकुड़ती है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट जाने पे ईएनसी बढ़ेगी तो जो आपकी साइज होती है वो डिक्रीज करती है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि सर एटॉमिक साइज है डिक्रीजिंग। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो उसका आयनेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान सुनो बच्चों, मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि दिस इज द आवर एटम। हम ये इलेक्ट्रॉन को मान रहे कि दिस इलेक्ट्रॉन आवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें पुल करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखा है, तो अगर इसको पकड़ने की बात करें, इसको जो अट्रैक्ट करके रखा है वो एनसी फोर्स था। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ईएनसी बढ़ रही है, और ईएनसी बढ़ने से साइज हमारी डिक्रीज हो रही है। तो देखो ईएनसी बढ़ने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है। तो शायद हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया यही तो हमें निकालना होता है। अगर ध्यान से देखो तो यही तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। अगर इसको निकालना है तो ये फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो हमारी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां का पहला फैक्टर क्या है कि अगर एटॉमिक साइज, तो हमारा आपका नेक्स्ट चीज क्या हम सोचेंगे कि हमारा जो एटॉमिक साइज होगा, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? अच्छा, क्योंकि हमारा साइज बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अगर साइज बढ़ रही है तो आयनेशन एनर्जी घटेगी, अगर साइज घट रही है तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। गॉट इट? ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर हम लेके चलते हैं। सेकेंड फैक्टर हम लेते हैं ईएनसी।
आई थिंक हमने इसको तो क्लियर ही कर दिया आपको साइज में ही कि एएनसी कैसे इफेक्ट करेगा। एएनसी हम बता ही चुके आपको कि एएनसी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एएनसी अगर बढ़ेगी, थिंक करिए, एएनसी अगर बढ़ा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डेफिनेटली यस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर हम एएनसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एएनसी ही पकड़ के रखा हुआ इलेक्ट्रॉन को, और जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स इसको पकड़ के रखेगा उतनी ही हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट्स व्हाई एएनसी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, गॉट इट। यानी कि सर हमें समझ में आ गया कि यहां पे दो फैक्टर मैंने आपको बताया, फर्स्ट एटॉमिक साइज, सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि इन दो फैक्टर पे जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन दो फैक्टर की अगर हम बात करें प्रोडक्ट टेबल में, तो जैसा हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू डाउन हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है। अगर ध्यान सुनिए तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है। अगर हम लेफ्ट टू जाते हैं तो एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग, राइट। और अगर हम टॉप टू डाउन की बात करें तो टॉप टू डाउन एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीजिंग। क्लियर है? मतलब एटॉमिक साइज हमें समझ में आ रहा है, एक जनरल समझ में आया। ओके, अगर मैं लेफ्ट टू राइट अब ईएनसी की बात करूं, अगर मैं यहां पे आप ईएनसी से आपसे बात करूं, ठीक है, ईएनसी की अगर मैं बात करूं तो ईएनसी में क्या होगा? ईएनसी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? ईएनसी लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ती है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती है। देखिए दोनों लोग प्रूफ कर रहे हैं, बोथ आर प्रूविंग, ध्यान से देखो, दोनों लोग प्रूफ कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? बढ़ती है। ओके, यहां पे देखिए टॉप टू डाउन की बात करें तो ईएनसी क्या होती है? ईएनसी टॉप टू डाउन जाने पे घटती है, तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी। ये भी प्रूफ हुआ, अरे देखो ना, ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं? हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। अच्छा, तो हमें एक बात समझ में आया कि सर अगर हम जनरल रूल की बात करें, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या ये दोनों लोग सफिशिएंट है आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए? तो मेरा आंसर है नो बेटा। क्यों नहीं सफिशिएंट है? क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स और होते हैं जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। चलो पहले हम एक जनरल ट्रेड देखते हैं। अगर हम एक जनरल ट्रेड देखें, ठीक है, अगर हम जनरल ट्रेड देखें, जनरल ट्रेड का मतलब कि हम अगर जनरल ट्रेड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अगर जनरल ट्रेड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? अगर हम लेफ्ट टू राइट इज गोइंग, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सर आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और अगर हम टॉप टू डाउन की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द डिक्रीजिंग। ओके, ये अगर हमें समझ में आया तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। अच्छा, कैसे मैंने पूछा है? दिस वे, यानी कि हमें लेफ्ट टू राइट की बात करना है, यानी कि हम दिस वे पूछे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी कि हम क्या करेंगे? बस सीधे लिख देंगे सर लिथियम इज लेस, ठीक है, पक्का। क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो बढ़ाना है बेटा, कम नहीं करना, ध्यान सुनना, इसको कम नहीं करना। क्या हो रही है? लिथियम इज आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? ध्यान से देखो, साइज बढ़ रही थी ना, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा था ना, तो लिथियम क्या होगी? यस, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन बोरॉन के बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। यानी कि अगर जनरल ट्रेड की बात करें
तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम से नियॉन की तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कुछ इस कदर हमें दिखाई देती है, बट एक्चुअली में ये हमारा ट्रेड रॉन्ग होता है। तो हम केवल इसी के बेसिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। तो हम थर्ड मोस्ट आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड मोस्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड है और मोस्ट है। मोस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनरल ट्रेड से तो हमने देख लिया, बट इस केस से हमें जो एक्सेप्शन या उसको एक्सेप्शन कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो जो हमारा ये एप्लीकेबल होता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां पे एक ऑर्डर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या हमें देना है? फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो फुल फील्ड की बात करें तो हमें एक ऑर्डर याद रखना है, P6 इज ग्रेटर देन D5। ठीक है, सॉरी यहां पे P6 इज ग्रेटर देन D10, P3 ग्रेटर देन D5। दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है? नेचर है। अब ध्यान से सुनना, देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक मैं आपको बताता हूं चीज। जैसे कि केमिस्ट्री में क्या होती है कि कोई भी एटम जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, ठीक है, वो एग्जिस्ट इस वजह से कर रहा है क्योंकि उस फॉर्म में वो स्टेबल है। बात समझना ध्यान से, कोई भी मेटल या कोई भी एटम एग्जिस्ट तभी कर रहा है जो उस फॉर्म में सबसे स्टेबल है। ओके, तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकालने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो सोचो कि अगर वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है तो क्या आपको वो इजिली इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा? ध्यान सोचो कि अगर कोई स्टेबल फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है, आप उससे छेड़खानी कर रहे हो यानी कि उसको रिएक्ट कराने, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी लगाने का मतलब आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या? आप उसको रिएक्ट ही तो करवा रहे हो। क्योंकि अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब ऑक्सीडेशन, एक तरह से आप उसका ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तो स्टेबल फॉर्म में है, तो उसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए शायद आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आगे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि हमारा जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें या तो स्पॉन्टेनियस होगा या तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस वही होते हैं जो जिनको क्या करते हैं, रिएक्शन वो ऑलरेडी अनस्टेबल फॉर्म में है, वो हमेशा स्टेबल की तरफ आप उनको ले जा रहे हो तो स्पॉन्टेनियस चले जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी कोई स्टेबल फॉर्म में है, आप उसको स्टेबिलिटी से नॉन स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो, तो आई थिंक वो आपको आसानी से नहीं देगा। तो वहां पे हमें अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई यहां पे इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई। क्या बात समझ आई? कि जिन एटम का ये स्टेबिलिटी है, अच्छा हम आगे जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं ना कि व्हाई द एनी एटम फॉर्म द बॉन्ड। तो हर बच्चा बताता है, मोस्टली पीपल इज टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, कि सर स्टेबिलिटी होने के लिए जैसे हम कहीं पे भी रिलेशनशिप बनाते हैं, हमारी कोई डिजायरेबल होती है, हमारी कोई उससे कोई ना कोई चीज जुड़ी होती है जिससे कि हम उससे रिलेशन बनाते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। सेम केस यहां पे कोई भी एटम जो होता है वो दूसरे एटम से बॉन्ड तभी बनाता है जब उसको से कोई मतलब होता है, यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो सर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? तो देखो पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड है उसके पास तीन तरह की स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तीन तरह की स्टेबिलिटी। पहले अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर फर्स्ट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। अरे इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप लोग यही पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते आओ? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। आप तो ये कहते हो ना कि सर उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, ऑक्टेट रूल, जिसको हम ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं, सर वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन गेन है तो उसका मतलब स्टेबल है, जैसे कि नोबेल गैस। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे बात करें, अच्छा उसी के जस्ट बाद जो थ्योरी भी एक्सप्लेन किया गया था वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी थी, जो यही कहते थे कि अगर हाइड्रोजन हीलियम है तो डबलेट रूल को फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो लोग होते हैं वो ज्यादातर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसके पास कौन सी स्टेबिलिटी आएगी? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। अच्छा, तो ये लेविस
जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दिया था, वो तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत कुछ बनाते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, चलो मैं एक आप लोग के सामने एग्जांपल रखता हूं, मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल रखता हूं। एग्जांपल ये है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं AlCl3, ठीक है, अगर मैं बात करूं AlCl3 को, तो ध्यान से देखो, अगर AlCl3 को आप बहुत अच्छे से देखो, तो अगर AlCl3 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे हम लोग बनाते हैं? हम जानते हैं Al के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास सर हम जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। यहाँ पे इनका भी 7 होता है, इनका भी 7 होता है, इनका 3 होता है, इधर भी क्लोरीन होगा सर, उनका भी 7 ही होता है। हमने बना दिया, ठीक है, हमने क्या किया, बना दिया, हमने बना दिया यहाँ पे ये। अच्छा ये इधर 3। अच्छा देखो AlCl3, क्योंकि क्यों हम जानते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते, क्योंकि स्टेबिलिटी, और ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो एल्युमिनियम कहेगा एक भैया तू हमसे ले लो, अच्छा एल्युमिनियम कहेगा हम ले लेंगे, चलो अच्छा ले लिए, यानी कि इसका तो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि इसका आर्ट तो कंप्लीट स्टेबल। अच्छा ये बोलेगा हमको भी दे लो, अच्छा ठीक है, ये भी देके खाली हो गया, ये बोलेगा हम भी ले लेते हैं। अच्छा ये तीनों लोग का काम खत्म, ठीक है, ये तीनों लोग ले लेके अपनी स्टेबिलिटी हो गए, मस्त हो गए। अब एल्युमिनियम बेचारा अगर देखा, ये देखा क्या यार, हम तो इन लोग से शेयरिंग भी कर लिए, और शेयरिंग करने के बाद 3 हमारा था और 3 इन लोग का लिया, तो हमारे पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो काहे का स्टेबिलिटी? ध्यान समझे ना, मतलब इसके पास होने तो चाहिए 8, क्योंकि भाई ऑक्टेट रूल, कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये तो कहता है कि कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसके में ऑक्टेट या तो डबलेट, हाइड्रोजन केस में डबलेट और सारे एटम किस केस में ऑक्टेट, तो इसके केस में तो ऑक्टेट है ही नहीं, फिर भी ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बहुत सारे रिएक्शन में हम AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे करते हैं, ये पाया गया तभी तो यूज किया, फायदा मतलब स्टेबिलिटी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ही किसी एटम को स्टेबल नहीं बनाती, उसके साथ दूसरे भी फैक्टर होते हैं। वो क्या फैक्टर होता है? दूसरा फैक्टर जो होता है वो होती है सिमेट्री, सिमेट्री स्टेबिलिटी। तो इसको हम सिमेट्री से देख के हम बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का मतलब कि कोई कंपाउंड के पास अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी है तो भी वो स्टेबल कहलाएगा। और एक स्टेबिलिटी यहां पे हम और पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब 3 तरह की कोई भी एटम, 3 तरह में से कोई भी एक स्टेबिलिटी अगर उसको मिल जाता है तो वो स्टेबल माना जाता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट टू स्टेबलाइज एनी एटम। ठीक है, तो इन 3 तरह की स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो जो हमारा पिछला था, जो हम ये देख रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, तो कोई तो स्टेबिलिटी है ना। अच्छा, किसी भी एटम के पास अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी हो गई। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी हो गई, अगर आपने उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान सुनना, वो स्टेबल है, वो तुम्हें आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। अगर आसानी से कोई चीज नहीं देता तो भाई तुम क्या करते हो? जोर जबरदस्ती करते हो भाई, या तो एनर्जी लगाओगे, एटम के फॉर्म में जो जबरदस्ती क्या करोगे? एनर्जी लगाओगे। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि यही नेचर है जो किसी भी ट्रेड को थोड़ा सा एक्सेप्शन उनको लोग कहते हैं, बट हम इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा एक हमें एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर देता है। तो चलो हम एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर देखते हैं कि एनोमलस क्या है। तो ध्यान सुनो, अब हम लेके चलते हैं अपना बेरिलियम लिथियम से लेके चलते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अच्छा एक तरह से और प्रूव करते हैं सर, नियॉन है, नियॉन को तो हम पहले ही रख सकते हैं कि सर ये सबसे टॉप पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, आर तो कंप्लीट है, तो क्या तुम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? अरे ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सबसे टॉप पे होगा। क्या होगा? सबसे टॉप पे होगा। तो खैर फिर भी हम इसको प्रूफ करते हैं। चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का क्या मतलब? देखो लिथियम, हम जनरल रूल तो जानते हैं ना, जनरल रूल क्या हमें पता है कि बढ़ेगा, मतलब हम तुरंत बढ़ने करेंगे। नहीं, ध्यान से देखो, हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आप लोग को सिखा चुका हूं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लिख दें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर में प्रॉब्लम है तो पहले तुम एटॉमिक नंबर पढ़ो। भैया अगर तुमको एबीसीडी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश ना पढ़ो तुम,
ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो पहले हमें लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमने लिख लिया। अच्छा, हमने अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी चेक करनी है, उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी में चेक करनी है। चलो, तो 3 है, 1s2 2s2, ठीक है। इसका देखते हैं 1s2 2s2, ओके। इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 5 है। इसका 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा? यहां पे 1 था, यहां पे 2p2, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अगर 7 की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4, इसका 1s2 2s2 2p5, और इसका करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 2p6, ओके। अच्छा, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात, अगर बैलेंस सेल की बात करें, क्योंकि हमें बैलेंस सेल पता होना चाहिए, दिस, यहां पे दिस, यहां पे आपका ये, यहां पे आपका ऐसा, तो इसका दोनों ही है, यहां पे दोनों, लेकिन पहले पीस निकालेंगे, ठीक है। फिर यहां पे ये, यहां पे ये, तो ये हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान सुनो, जनरल ट्रेड तो हमें पता, क्या पता, हम उधर से जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर देखो लिथियम, अच्छा हमने लिथियम को सर लिख दिए, ठीक है। अब देखो बेरिलियम एंड बोरॉन, ध्यान से इन दोनों को देखो कि कहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ध्यान से देखो, यहां पे 2s2 है, यहां पे 2p1 है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपका ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से कम एनर्जी रखता है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, एक तरह से समझ लो ऐसा है कुछ। अगर यहां पे 2s एंड 2p है, और हम एक बात और जानते हैं कि s p d and f, this is the order of shielding effect, this is the order of shielding effect। तो s ऑर्बिटल ज्यादा शील्ड लगाता है फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको फिर हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो देखो क्या है, यहां पे किया, तो देखो ये यहां पे आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हम यहां पे बेटा क्या करते हैं, यहां पे हम लोग ये करते हैं, यहां पे बस हम लोग क्या करते हैं, बोरॉन को पहले कर देते हैं देन बेरिलियम, क्यों? क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्रिटिकल है कंपेयर टू दिस, ओके। उसके बाद कौन आया? कार्बन आ गया, क्योंकि कार्बन का क्या होता है 1s2p2, ओके, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, इसके बाद नाइट्रोजन हमें लग रहा है, लेकिन नाइट्रोजन इज द 2p3 एंड ऑक्सीजन इज द 2p4, तो ध्यान देखो ये स्टेबल है, तो इससे निकालना इलेक्ट्रॉन आपके लिए क्रिटिकल होगा कंपेयर टू दिस। और एक चीज हम ये भी जानते हैं, एक चीज और रूल याद रख लो, कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो अगर स्टेबिलिटी उसे मिल रही है तो वो बहुत ही आसानी से दे देगा, मतलब आप उसको एनर्जी का लालच दे दो, दे देगा, क्योंकि उसको देने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ऑक्सीजन केस में जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 2p3 हो जाएगा, मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन का तरह नहीं, हम ऑक्सीजन के बाद आएंगे, यानी नाइट्रोजन, उसके बाद आपका फ्लोरीन, और उसके बाद आपका नियॉन। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर तैयार हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्लियर है। इसको अब 2-3 बार करके देखो, आपको जब नहीं समझ में आता इसको 2-3 बार देखो, 2-3 बार करने में शायद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसका क्या रूल लगाया, ओके। तो इसके बाद आप कोशिश अपने प्रैक्टिस करना, क्या इसके नीचे क्या हम एलिमेंट दे देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आपका फास्फोरस, सल्फर, ऑर्गन एंड क्लोरीन। इनको आपको क्या करना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।